जब हम बीमार हों और सोच रहे हों कि कोई बड़ी या गंभीर बीमारी हो गई हो, ऐसे समय में यदि चिकित्सक या डॉक्टर हमें सिर्फ डाइट या लाइफ स्टाइल करेक्शन ही एडवाइस करे तो कितना अच्छा हो। तो क्या ये संभव है? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है यदि हम आयुर्वेद में बताए गए षट क्रियाकाल यानी कि 6 एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड्स फॉर मैनेजिंग ए डिजीज को जानते हों और समझते हों। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आयुर्वेद फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी आयुर्वेद की बात करते हैं तो जो प्रिवेंशन है वो सबसे पहले दिमाग में आता है और आयुर्वेद काम भी ऐसे ही करता है कि हम बीमार ही नहीं हो। तो ये जो डिजीज प्रिवेंशन है इसके भी 2 डायमेंशंस हैं। पहला है कि हम बैलेंस डाइट से, दिनचर्या से, ऋतुचर्या से रोगों से बचे रहें। इसका जो सेकंड डायमेंशन है प्रिवेंशन का, वो है कि हम रोग का अर्ली डायग्नोसिस कर लें, यानी कि जब रोग प्रारंभ होने की शुरुआती स्टेज में हो तभी हम उसका पता लगा लें तो हम उस रोग को होने से रोक सकते हैं। तो आज हम जो डिजीज नहीं हो या डिजीज का जो प्रिवेंशन है उसका जो सेकंड डायमेंशन है अर्ली डायग्नोसिस, उसी पे विशेष रूप से फोकस करेंगे। सिंपली देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी रोग की शुरुआत के लिए हमें निदान या कॉजेटिव फैक्टर जो है वो सबसे पहले आता है। जैसे ही किसी कॉजेटिव फैक्टर के हम एक्सपोजर में आते हैं तो ये जो वात पित्त कफ तीनों दोष जब संतुलन में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। शरीर की सभी जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती हैं। लेकिन इस पॉजिटिव फैक्टर के कारण जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, उनका विशेषण हो जाता है, उनका दूषण हो जाता है या उनमें असंतुलन हो जाता है। तो देखिए, बिल्कुल मोटे तौर पे अगर हम समझें तो किसी भी रोग को उत्पन्न करने में दोषों का जो दोषण है या दोष विशेषण है वो एक मैंडेटरी प्रोसेस है। अब शॉर्ट में देखिए, हम पैथोजेनेसिस यानी कि रोग होने की जो प्रक्रिया है उसको जानते हैं। तो अगर मॉडर्न के हिसाब से देखें तो वही पॉजिटिव फैक्टर से एक्सपोजर है, देन इंक्यूबेशन पीरियड है, देन प्रोडोर्मल स्टेज है, देन इलनेस स्टेज है, देन डिजीज का कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है, कॉम्प्लिकेशन है एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम आयुर्वेद में देखें तो पॉजिटिव फैक्टर से एक्सपोजर है, देन एक दोष या 2 दोष का दूषण है, देन उन दोषों का प्रसार होता है यानी कि स्प्रेड ऑफ होते हैं पूरी बॉडी में, देन जो भी ससेप्टिबल या वीक ऑर्गन मिलता है वहां पे वो धातु या जो भी टिश्यूज हैं उनको डैमेज करते हैं, डिजीज मैनिफेस्टेशन, देन कॉम्प्लिकेशन। अब इससे यहाँ एक जो बात है वो बिल्कुल क्लियर है कि दोषों का दूषण या रोगों का होना जो है वो ओवरनाइट नहीं होता है। तो जिन स्टेजेस के थ्रू जो मोर्बिड या ये दूषित दोष हैं इनका बल बढ़ता है और शरीर में रोग उत्पन्न होता है या पैथोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, इसे ही आयुर्वेद में षट क्रियाकाल कहा गया है। यानी स्टेज वाइज डिजीज मैनेजमेंट और 6 टाइम पीरियड्स टू टेक एक्शन और इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट। तो यहाँ षट माने कि 6, क्रिया यानी कि the choice to treatment which is used to correct the disturbance in doshas. Kal means stage of progress of a disease. यदि आयुर्वेदिक शास्त्रों या टेक्स्ट बुक में देखें तो इसका जो वर्णन है वो सुश्रुतसूत्र संहिता के जो 21वां अध्याय है, व्रण प्रश्नम अध्याय में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के तहत इसका वर्णन आया है। परंतु इसका जो पैथोजेनेसिस का प्रोसेस है, जो क्रियाकाल है, ये सभी रोगों पे लागू होता है। अब ये जो 6 स्टेजेस हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है दोष क्रियाकाल, जिसमें कि पहली, दूसरी और तीसरी स्टेजेस आती हैं। दोष क्रियाकाल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दोषों का ही दूषण होता है और सिर्फ दोषों से ही हमें डील करना होता है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इजी होता है और यहाँ पे रोगी का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो पार्ट है उसे कहा गया है व्याधि क्रियाकाल, यानी कि यहाँ पे जो दूषित दोष हैं उन्होंने धातुओं, दूष्य यानी कि जो टिश्यूज हैं उनको भी विषेट कर दिया है, दूषित कर दिया है। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो डिफिकल्ट होता है। अब हम स्टेज वाइज इन
षट क्रियाकाल की बात करते हैं। हाँ, बीच में मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो आप वीडियो को पॉज कर दें, जितना समझ आया उसको आप दोबारा सुने, क्योंकि इसको देखिए किसी भी डिजीज को पैदा होने से रोकने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेजेस के माध्यम से बताया है। तो आयुर्वेद का फायदा उठाएं, आप इसको पॉज कर लें, समझने की कोशिश करें। मैंने अपने हिसाब से जितनी सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकती थी मैंने ट्राई करा है। फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, बट वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो पहला क्रियाकाल है संचय, यानी कि स्टेज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ दोषास इन देयर ओन साइट्स। तो हमारे शरीर में जो दोष हैं वात पित्त कफ, उनका पूरे शरीर में रहते हैं, परंतु विशेष रूप से उनका स्थान होता है। हमने इसके बारे में वीडियो बनाया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बट मोटे तौर पे जो वात होती है वो हमारे शरीर में नाभि से नीचे का जो प्रदेश है यानी अधोभाग में, मध्य का जो पार्ट है उसमें पित्त, और जो ऊपर का उरह का जो पार्ट है उसमें कफ दोष जो है वो विशेष रूप से रहता। अब वात पित्त और कफ दोषों के संचय के क्या लक्षण हैं? वात के लिए बताया है स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, यानी कि हार्डनेस एंड रिजिडिटी ऑफ द इंटेस्टाइन। जितने भी होलो स्पेस है एब्डोमेन में उनमें भी या फुलनेस लगती है उनमें, हाइपोपेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। देन पित्त के लिए बताया पीताव भासता, यानी कि येलो स्टिंज ऑफ द स्किन। सो इट्स हार्ड टू कोरिलेट इन द होल बॉडी, बट आपके जो फेस की स्किन है उस पर आप आसानी से चेंज नोटिस कर सकते हैं। कफ का लक्षण है मंद उष्णता, यानी लो टेम्परेचर और हाइपोथर्मिया। अंगानाम गौरवम आलस्य, यानी कि जो बॉडी है हैवीनेस लगती है, लेजीनेस बना रहता है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे लाइट डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस जो है वो पेशेंट को फील होती है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब संचय होता है दोषों का, तो जिस भी दोष का संचय हुआ है उसके संचय के जो कारण हैं उन कारणों के प्रति एक बहुत ही द्वेष जो है वो पैदा हो जाता है, मतलब उनके प्रति अरुचि हो जाती है। जैसे बहुत ही हैवी भोजन करने के बाद शरीर में हैवीनेस लगती है, ड्राउसीनेस लगता है, तो तब बिल्कुल भी उस तरह के फूड को खाने का मन नहीं करता है, यानी कि बिल्कुल अरुचि उससे हो जाती है। ऐसा ही यहाँ होता है। इसके अलावा दूसरा और क्या होता है कि जो उस संचय को ठीक कर सकता है उसके विपरीत है, उनके प्रति आपके शरीर में रुचि बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ ऐसे आपने निदान सेवन किए हैं जिससे कि आपका वात दोष बढ़ गया है, यानी कि अब आपको जो है ठंड बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, रुक्षता है, इनसे आपकी अरुचि हो गई, आपको द्वेष हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु इसके विपरीत जो है, यानी कि गर्म खाना है, गर्म जगह बैठना है ना, ऐसी चीजें जो है आपको अच्छी लगेंगी। यानी कि बॉडी यहाँ पे अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने की कोशिश करती है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज या सेकंड क्रियाकाल, जिसे कि प्रकोप कहा जाता है, यानी कि स्टेज ऑफ एग्रेवेशन ऑफ दोषास इन देयर ओन साइट्स। यहाँ पे जो दोषों का वृद्धि होती है वो लिक्विफिकेशन के थ्रू होती है। तो लक्षण क्या क्या होते हैं? तो वात के लक्षण बताए हैं कोष्ठतोद, यानी कि प्रिकिंग सेंसेशन इन द एब्डोमेन। कोष्ठ संचारण, यानी कि साउंड्स इन द एब्डोमेन और एयर मूविंग इन द टमी, ऐसे साउंड्स आपको फील होती हैं। पित्त प्रकोप के लक्षण में है अम्लिका, यानी कि सार और एसिडिक बेल्चिंग, यानी कि खट्टी डकार आना। हर्ट बर्न, यानी कि यहाँ गले में जो है जलन रहती है। पिपाशा, बहुत अधिक प्यास लगना। बर्निंग सेंसेशन, परिदाहम, ये मिलता है। कफ के प्रकोप के क्या लक्षण हैं? अन्न विद्वेष, अवर्जन टू फूड, यानी खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। हृदय उत्क्लेद, यानी हैवीनेस टू द चेस्ट। नोजिया, यानी कि जी घबराने की सी फीलिंग होती है। अब यहाँ इस स्टेज में जो प्रकोप स्टेज है वहां पे हमें इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। यदि ये लक्षण हमको मिलते हैं, तो जैसे कफ का प्रकोप हुआ है तो हमें उसके शमन के लिए जो कफ शामक जो भी, या तो हम डाइट लें या जैसे फास्टिंग है, उपवास करें, ऐसे उपाय करके उसका शमन किया जा सकता है। अब आता है थर्ड क्रियाकाल प्रसार, यानी कि द स्टेज ऑफ ओवरफ्लो ऑफ विशिएटेड दोषास, दे लिविंग देयर ऑन साइट्स एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी। तो जब दोष अपने आशय या अपनी जो ओरिजिनल साइट है उसको छोड़कर पूरे शरीर में वो
फैलना शुरू होते हैं तब दोषों का मिक्सचर होता है। तो एक दोष, दो दोष, तीन दोष आपस में मिलकर के भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रसार अवस्था है उसको उत्पन्न करते हैं। अब देखिए जो प्रसार क्रियाकाल या जो स्टेज है, यहाँ पे जो दोषों की गति है, यानी कि दोष ऊपर की ओर आ रहे हैं, दोष नीचे की तरफ जा रहे हैं, साइडों में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे कि आपको किस तरह की डिजीज की तरफ आप जो है बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रसार जो क्रियाकाल है उसमें दोषों के क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो वात का मिलता है विमार्गमन यानी रिगर्जिटेशन, आर्ट ऑफ फ्लैचुलेंस या गर्गलिंग साउंड इन द बॉवेल। देन पित्त के लिए बताया है ओस, चोस, परिदाह, धूमायन, यानी कि बहुत बर्निंग सेंसेशन लगता है, स्क्वीजिंग सेंसेशन लगता है पूरा शरीर जो है वो बॉइलिंग हो रहा है। इसी तरह कफ के लक्षणों में बताया है अरोचक यानी कि एनोरेक्सिया, खाने का बिल्कुल मन नहीं है, अविपाक डिस्पेप्सिया यानी अगर खा भी लिया है तो वो पचता नहीं है, छर्दी, वॉमिटिंग, उल्टी, अंगसाद, इनएक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स या बॉडी। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो ये, जिस आशय में अनकंसर्न दोष आ गया यानी कि उस दोष का वो स्थान नहीं है और वहां आ गया है, तो हमें विशेष रूप से उस आशय यानी उस स्पेसिफिक जो दोष का स्थान है पहले उसकी चिकित्सा हमको करनी पड़ती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए जैसे डिसेंट्री है जिसमें कि म्यूकस जो है वो मल के साथ आना शुरू होता है। तो इसमें चूंकि जो कफ का स्थान है या कफ दोष है वो दूषित हो गया, परंतु वो निकल कहाँ से रहा है, वात के रास्ते से, यानी कि वहां पे जो है वात का जो स्थान है नाभि से नीचे पक्वाशय इंटेस्टाइन, वहां पे कफ दोष पहुंच गया है। तो इस कफ दोष को हमको करेक्ट करने के लिए वात दोष को शमन करते हैं, वातज्ञ चिकित्सा करते हैं, तो ये ठीक हो जाता है। और यदि इस स्टेज पे हम टाइमली जो ट्रीटमेंट है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो दोषों का दूषण बढ़ता चला जाता है और वो नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्रोग्रेस करने लगती है। अब देखिए आयुर्वेद शास्त्रों में इन 3 स्टेजेस संचय, प्रकोप और प्रसार, इनको समझने के लिए बहुत सीधा सा एक एग्जाम्पल दिया है कि जो संचय है वो कैसा है, जैसे घी जमा हुआ जब रहता है वैसी अवस्था है। देन जब वो पिघल जाए यानी कि लिक्विड फॉर्म में घी हो तब वो प्रकोप की अवस्था है, और जब वो बॉईल हो करके उस पोट से बाहर निकलने लग जाए तब वो प्रसार की अवस्था। अब बात करते हैं 4th क्रियाकाल जिसे स्थान संशय कहा गया है, यानी स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ विशिएटेड दोषास इन द धातुस और द टिश्यूज। और यहाँ पे जो डिजीज प्रोसेस है वो सेट हो गया है, यानी कि द स्टेज ऑफ प्रीमोनिटरी सिम्टम्स, यानी कि यहाँ पर जो भी रोग है उसके पूर्व रूप मिलना शुरू हो जाते हैं। देखिए स्थान संशय, स्थान यानी कि प्लेस या साइट, और संशय यानी कि टू स्टे देयर और टू लोकलाइज देयर। सो अब ये जो विशिएटेड दोष हैं ये क्या करते हैं, शरीर में जो भी वीक या ससेप्टिबल ऑर्गन है या टिश्यू है उनको देखते हैं और वहां लोकलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि दोष और दुष्य जो है उनका मिक्सअप हो जाता है, दोष दुष्य समूर्छना होती है। दुष्य यानी कि जितने भी टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हम वहां ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक बात समझने की है कि जो दोष हैं और दुष्य हैं उनका इंटरेक्शन और रिएक्शन मैंडेटरी है किसी भी डिजीज प्रोसेस को करने के लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिजीज शुरू हो गई है, इससे पहले की जो अवस्थाएं थी हम उसे अनइजीनेस हमें फील होता है, दोषों का इम्बैलेंस वहां होता है, बट तब भी हम उसे व्याधि या रोग वहां नहीं बोल रहे हैं। सो दोष दुष्य जो मिक्सअप होता है वो मैंडेटरी है डिजीज प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि दूसरे दोष मान लो उधर यानी कि एब्डोमेन में जाकर के वो लॉज्ड हो गए, लोकलाइज्ड हो गए, तो वो वहाँ क्या क्या रोग कर सकते हैं, एब्डोमिनल ट्यूमर कर सकते हैं, साइटिस कर सकते हैं, अग्निमांद्य कर सकते हैं यानी कि भूख कम लगे, आना फ्लैचुलेंस कर सकते हैं, गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं, गैस्ट्रोएंट्राइटिस कर सकते हैं, यानी कि छोटी और बड़ी सभी प्रकार की बीमारियां वो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितना ज्यादा दूषण वहां पर है। ऐसे ही मान लो यूरिनरी ब्लैडर में दोषों ने वहां पर लोकलाइज्ड हुए हैं तो वहां पोलीयूरिया प्रमेय हो सकता है, अश्मरिया जो स्टोन है उसकी समस्या हो सकती है, यूरिन रिटेंशन हो सकता है, तो इस तरह से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। स्पेशली अब यहाँ ये समझना है कि जो 4th स्टेज है वहां पे जब दोष दुष्य मिल जाते हैं, जिस भी ऑर्गन या टिश्यू में लोकलाइज्ड होते हैं, तो प्रीमोनिटरी पूर्व रूप जो है वो रोग के आ जाते हैं, जो ये हमें संकेत देते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की व्याधि आपको होने वाली है। अब बात करते हैं 5th क्रियाकाल यानी कि वैक्थ, द स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज विद इट्स फुल ब्लोन साइन एंड सिम्टम्स, रूपावस्था जिसे कहा गया है, यानी कि डिजीज के सभी साइन और सिम्टम्स यहाँ पे मिलते हैं।
और इस जो पैथोजेनेसिस की स्टेज है, यहाँ पे हम उसे रोग या डिजीज का नाम दे देते हैं कि कौन से स्पेसिफिक डिजीज जो है यहाँ हुई है। तो यहाँ इधर तो हम सिम्टम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं और यदि तो डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यहाँ पे करना पड़ता है। और यदि यहाँ भी हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो फर्दर जो स्टेज है उसमें प्रोग्रेस हो जाती है। अब जो लास्ट और सिक्स्थ क्रियाकाल है वो है भेद, द स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि जो षट क्रियाकाल का वर्णन आया वो व्रणशोथ यानी कि इन्फ्लामेशन के अंतर्गत आया। तो वहां देखिए जो भेद है वहां पे बताया कि सही से हमने उस अल्सर की अगर ट्रीटमेंट नहीं करी है तो बॉडी पे जो है परमानेंट स्कार हो जाता है, इट्स ए बिग कॉम्प्लिकेशन। पर यदि नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है यानी कि अदर जितनी डिजीज हैं, जैसे मान लो फीवर है, डायरिया है, या एब्डोमेन के कोई रोग हैं, गले का कोई रोग है ना, इनको यदि हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये क्रोनिक या स्टबर्न हो जाते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये किसी और रोग का कारण बन जाते हैं, यानी कि किसी दूसरी डिजीज को उत्पन्न करने में एज ए पॉजिटिव फैक्टर काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि खुद भी वहां बने रहेंगे और एक दूसरी जो डिजीज है, व्याधि है, उसको भी उत्पन्न कर देंगे, यानी कि उपद्रव को उत्पन्न कर देते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ होती है। यहाँ भी आपके पास एक चांस है कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, इवन दो इट्स हार्ड टू ट्रीट हियर, बट आप ट्रीट कर सकते हैं। बट आपने यदि यहाँ भी नेग्लिजेंस दिखाई है तो जो भी रोग या व्याधि है वो असाध्य यानी कि इनक्योरेबल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि षट क्रियाकाल तो हमने समझ लिया है, लेकिन अब इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला तो डिजीज का प्रिवेंशन, कि आप रोग को होने से रोक सकते हैं। जितना जल्दी आप किसी भी डिजीज का डायग्नोस कर लेते हैं उसका ट्रीटमेंट उतना ही इजी हो जाता है। इन्हीं स्टेजेस के थ्रू अगर हम बात करें तो संचय या जो पहली अकुमुलेशन की स्टेज है वहां अगर हमने किसी डिजीज को डायग्नोस किया तो इट्स वेरी इजी टू हैंडल इट। बट अगर कॉन्सिक्यूटिव स्टेजेस के थ्रू हम जाते जा रहे हैं और लास्ट स्टेज जो भेद है वहां पे इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज दैट डिजीज। दूसरा के जो दोषों का दूषण है, हमने बात करी कि वो ओवरनाइट नहीं होता है, ये टाइम लेता है। और यदि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये जाकर के जो भी हमारे शरीर में धातु हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां पे जाकर के डीप रूटेड हो जाते हैं। इनका इम्बैलेंस जो है बहुत बढ़ जाता है, जिसके बाद जैसे हम सोचते हुए कि जो डीप रूटेड ट्री है उसको उखाड़ना मुश्किल है, उसी तरह से जो डीप रूटेड डिजीज है उनको ट्रीट करना भी मुश्किल होता है। इसी तरह से जब एक रोग दूसरे का कारण बन जाता है या वहां पे उपद्रव कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और जो एक दोष है वो अपने स्थान की बजाय दूसरे दोष के स्थान पे जाके रोग पैदा कर देता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो औषधियां होती हैं उनके प्रति जो है ये रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और रोग ठीक नहीं होता। अब जरा सोचिए कि ये जो रोग हैं ये सिंपली दोषों के इम्बैलेंस से, विशेषण से या दोषण से शुरू होकर के शरीर के डीपर टिश्यूज में जाकर के कितने भयंकर रोगों को उत्पन्न कर देते हैं और हमारी लाइफ को बिल्कुल टेरिबल या बिल्कुल मर्सीफुल बना देते हैं। तो इन क्रियाकाल को समझ करके आप बहुत ही जो अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज है वहां इनका पता लगा करके इनसे निजात पा सकते हैं और अपनी हेल्थ का चार्ज खुद ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इनको जानते हैं, इन षट क्रियाकाल को समझते हैं, तो अर्ली स्टेज में आप चिकित्सक या डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इन रोगों को भयंकर रूप धारण करने से या कॉम्प्लिकेशन स्टेज तक पहुंचने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को आप समझने की कोशिश करें और अपने पे अप्लाई भी जरूर करें ताकि आप बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।